एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आज के इस धमाकेदार सेशन में। और आज दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 30 मार्च को ऑल इंडिया जो मॉक टेस्ट हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे कैसा टेस्ट था, आप लोगों को किस तरीके से अटेम्प्ट करना था, कितना आप स्कोर ला सकते थे, सारी चीज़ों को आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपने ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तो ये मॉक टेस्ट आप लोगों को PW ऐप पर मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और जितने भी बच्चों ने ये टेस्ट अटेम्प्ट किया था आप लोगों को अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताना है कितना स्कोर आप लोगों का इस टेस्ट में आया है। हम लोग पूरा टेस्ट डिस्कस करते हैं और उसके बाद ये भी देखेंगे कितना स्कोर अचीव किया जा सकता था इस मॉक टेस्ट में। आई होप सो सारे बच्चे रेडी होंगे, तैयार होंगे, साउंड ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, IBPS का रिजल्ट आ चुका है आज, है ना। IBPS रिजल्ट बहुत सारे बच्चे क्लियर कर चुके हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस भी आए थे। देखिए क्लियर कर गए उनके लिए तो बहुत अच्छा मतलब मोमेंट रहा ये, ठीक है। और बहुत से बच्चे इमोशनल भी हो गए, सर बहुत बार हम लोगों ने ट्राई किया था, इवन कई बार ऐसा भी था कि शायद हमसे सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कन्फ्यूजन में चले गए थे और फाइनली सर अभी हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो वो बच्चों की कहानी है जो सिलेक्ट हुए हैं। अब बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, वो अपने आप को फेलियर समझ रहे होंगे। बट बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई फेल नहीं होता, मेरा ये मानना है कि आप सीखते हो, फेल नहीं होते हो। और अगर देखो क्या होता है ना, सिलेक्शन नहीं होने का रीज़न होता है गलतियां करा, कुछ ना कुछ तो गलतियां की हैं हम लोगों ने जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया है, ठीक है। इसलिए शायद हम लोगों को रिजल्ट में दिख रहा है कि हम सिलेक्ट नहीं हुए हैं। बट अगर आप वो गलतियों पर जितना जल्दी काम करेंगे, जितनी जल्दी उनको सुधारेंगे, उतना ही जल्दी आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। बात समझ में आया? तो देखो बुरा लगता है, और जो जिसका रिजल्ट फेल वाला आता है ना, मतलब नहीं सिलेक्ट हुआ, वो बच्चे की फीलिंग वही समझ सकता है यार, कोई और नहीं बता सकता कैसा लग रहा है उसको, क्योंकि उसको ही पता होता है कितनी मेहनत की है, किस तरीके से तैयारी की थी, क्या क्या सपने देखे थे, और एक रिजल्ट के बाद ऐसा लगता है कि यार इतना मेहनत किया था, उसका कोई भी आउटकम नहीं है। बट बेटा ऐसा बिल्कुल मत सोचना, है आउटकम है उसका, है ना। आपके दिमाग में बहुत कुछ चीज़ें हैं अभी, ठीक है। बस आपको क्या करना है, अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो जाना है। जैसे हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका लास्ट ईयर प्री भी नहीं निकला हो, PO क्लरिकल में, मेंस तक पहुंच गए, मेंस के बाद इंटरव्यू में बहुत से बच्चे बाहर हुए हैं, मेंस क्लियर नहीं कर पाए, प्री निकल गया था। वो बच्चे अभी SBI क्लर्क प्रीलिम्स भी क्लियर कर लिए होंगे, और अगर प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो बेटा अब मोमेंट है आपके पास सिलेक्शन वाला। SBI क्लर्क मेंस में अच्छा स्कोर करके आ जाओ, सिलेक्शन लेकर चले जाओ, और चांसेस ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी भी अच्छी खासी है यहाँ पर, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपके चांस बन जाते हैं सिलेक्शन के। तो ये सब चीज़ों को साइड में रख दो। अगर आप SBI क्लर्क प्री निकाल दिए है, आपका IBPS में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अभी केवल 10 दिन फोकस करो अपने SBI क्लर्क मेंस के ऊपर, और मेंस में तबाही मचा देना है, ठीक है। तो यहाँ आपका चांस बन जाता है। और जो नए नए बालक बालिकाएं हैं, देख रहे हो ना, ऐसा होता है बेटा। तो आप भी अगर चाहते हो कि सर हमारा मूवमेंट बहुत अच्छा बने 1 अप्रैल को नेक्स्ट ईयर जब आए, तो तैयारी अच्छे से करो। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा, अगर कंसिस्टेंट नहीं हो तो फिर दिक्कतें हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अब देखो मॉक टेस्ट तो आपने लगा ही लिया होगा, है ना। जिन बच्चों ने नहीं लगाया लगा लो, आपको पेपर दिख जाएगा, सॉल्यूशन भी दिख जाएगा। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कैसे हम लोगों को अपने अटेम्प्ट को बढ़ाना है। आइए शुरू करते हैं, पहले सवाल पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, सर पहला सवाल यहाँ पर बोल रहा है, सीरीज इज गिवन बिलो इन विच P and Q आर मिसिंग टर्म, ठीक है। इफ द रेशियो P and Q 521, ये भी ठीक है, P and Q का रेशियो दे रखा है, Q इज 1 मोर देन क्यूब ऑफ थर्ड लिस्ट प्राइम नंबर। थर्ड लिस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 5। 1 मोर देन क्यूब, मतलब 5 का क्यूब कितना होगा? 125 में एक ऐड किया 126, मतलब क्यू का वैल्यू कितना हो गया? 126 हो गया। क्यू अगर 126 हो गया तो बताओ पी कितना होगा? सर ये पी 5 और 21 का रेशियो है जी, 6 का मल्टीप्लाई इधर होगा जी सर, 6 का मल्टीप्लाई इधर होगा जी सर, तो 30 हो जाएगा जी सर। पी का वैल्यू कितना हो गया? 30 बन गया, मतलब पहला सीरीज पूरा बन गया है अपने पास 14 पी 62। क्यू का वैल्यू कितना आया था? 126 254। यार पैटर्न दिख गया होगा आप लोगों को। पी का वैल्यू कितना बनेगा सर? 30 बनेगा, मतलब इंटू 2+2 बन रहा है, इंटू 2+2 बन रहा है, इंटू 2+2 बन रहा है। पैटर्न इंटू 2+2 का चल रहा है जी गुरुजी, इंटू 2+2 का पैटर्न चल रहा है। आपको क्या बताना है? नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज कितना बनेगा? 252, और में 2 का मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दो, आपका काम हो जाएगा। 4 दूना 8 2 10, यूनिट डिजिट 0 बनेगा, मतलब 3 ऑप्शन है, पूरा मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 4 दूना 8, 508 + 2 510 इसका आंसर हो जाएगा। डुएबल था। अगर ये आपको एग्जाम में इस तरीके का सवाल देखने को मिलता है, कर दो अटैक, बन जाएगा सवाल, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पर देखा हम लोगों ने, अ सीरीज इज गिवन बिलो विथ वन रॉन्ग टर्म पी। ये सीरीज में एक रॉन्ग टर्म है जो कि क्या बनेगा, पी बनेगा। चलो ठीक है, ये बात मान ली। अ न्यू सीरीज इज फॉर्म हुज फर्स्ट टर्म इज पी। अब आपको अगली सीरीज बनानी है और उसका पैटर्न भी दे दिया यार, पैटर्न दे दिया, फिफ्थ टर्म निकालना है। मतलब अपना काम केवल इतना सा है कि सर पी का वैल्यू निकालेंगे। पी का वैल्यू निकाला, आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। पी का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है। अच्छा, 8 से 20 बन रहा है, 20 से 150, 150 से 750, मतलब सर यहाँ पर दिख रहा है 5 का मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई दिख रहा है, 5 10, अच्छा 10 का आधा 5, ढाई 2, क्या बोलते हो, कुछ तो गड़बड़ है दया यहाँ पर। ठीक है, जैसे 8 है, 20 है, 150 है, 750 है, 7500 है, 93750 है। मतलब सर मल्टीप्लिकेशन तो चल रहा है, ये तो क्लियर है। अब अगर मैं 8 से 20 बनाता हूं तो 8 दूना 16, 2.5 का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ किसका मल्टीप्लाई, सर यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर दिख रहा है 5 का मल्टीप्लाई, बट ये 5 नहीं तो कंफ्यूज किया है। हाँ जी सर, यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई दिख रहा है, 10 का मल्टीप्लाई। मतलब तू समझा, 2.5 10, मतलब बीच में 5 आया होगा, 7.5 आया होगा। मतलब ये 150 ना कंफ्यूज करेगा आप लोगों को। अगर यहीं पर अटक गए कि सर 150 से 750 बनाया, मतलब 5 का मल्टीप्लिकेशन देखते रहे, आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वही तो कल्प्रिट है। देखो, ढाई का मल्टीप्लाई 20, 20 में 5 का मल्टीप्लाई 100 होना चाहिए था, 100 में 7.5 का मल्टीप्लाई 750, 10 का मल्टीप्लाई 7500, आपके आंसर मिल जाते हैं। मतलब सर यहाँ पर जो कल्प्रिट है वो कौन है, 150 कल्प्रिट था। 150 से आपको सीरीज बनानी है, आप आंसर निकाल सकते हो, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, ईजी बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये अगर भी सवाल इस पैटर्न का भी देखने को मिलता है एग्जामिनेशन में, 2 नंबर तो फिक्स हो गए अभी हमारे। और टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, 2 मिनट का टाइम लगेगा। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आया। अब देखो, कैसलेट अगर आता है एग्जामिनेशन में, मत करना, आपको इजी भी दिखता है ना, कैसलेट को लास्ट के लिए छोड़ना। क्योंकि अगर कैसलेट आपने स्टार्टिंग में कर दिया और कैसलेट की फ्रेमिंग नहीं कर पाए, आपसे नहीं बना, तो वहाँ पर पेपर बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा है। मतलब स्टार्टिंग में 10 से 15 सवाल तो आप वही करना जो आपसे बन सकते हैं। अगर ये स्टार्टिंग में इस तरीके का कैसलेट देखने को मिलता है, मार्क एस रिव्यू, क्या करेंगे, MAR, मार्क एस रिव्यू कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और क्या करेंगे सर, आगे मूव कर जाएंगे। ठीक है, वैसे कैसलेट इजी है, डुएबल है वैसे, है ना। ये कैसलेट की अगर बात की जाए तो डुएबल है, बट स्टिल कैसलेट में कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, टाइम लग जाता है कई बार। तो इसको मार्केट रिव्यू करके आखिरी में करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए बाकी आगे हम लोग बात करते हैं सर। अब यहाँ पर बात करते हैं, केमिकल मिक्सचर एक्स कंसिस्ट केमिकल ए एंड बी इन द रेशियो 1:3। ठीक है, एक्स में ए एंड बी का रेशियो दे रखा है। फ्रेमिंग करते जाओ ठीक से ना, फ्रेमिंग अगर आपने ठीक से कर लिया, सवाल करने में कोई टाइम नहीं लगता है। केमिकल वाई कंसिस्ट, केमिकल ए एंड बी, केमिकल वाई में ए एंड बी का जो रेशियो है वो 3 और 2 का है। केमिकल एक्स इज प्रेजेंट इन वेसल विच कैपेसिटी इज 2/5 दैट ऑफ वेसल इन विच केमिकल वाई इज प्रेजेंट। मतलब कैपेसिटी की बात की जाए तो ये 2 होगा, ये 5 होगा, 2 और 5 के रेशियो में मिलाना है बेटा। ये 2 होगा, ये 5 होगा। एन विच केमिकल वाई इज प्रेजेंट, बोथ द केमिकल एक्स एंड वाई मिक्स इन अ लार्ज कंटेनर, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन इन प्रेजेंट फाइनल मिक्सचर एस ए। भाई साहब, ए का परसेंटेज बताना है, 2 कंटेनर है, दोनों को मिक्स करना है। बहुत सिंपल सवाल हो गया है सर। देखो क्या करते हैं हम लोग, जैसे 1 और 3 का रेशियो था, याद है। मिक्सचर का बेसिक कॉन्सेप्ट, 4 होगा, ये 5 होगा, पहले इक्वल करेंगे तो ऊपर 5 का मल्टीप्लाई, नीचे 4 का मल्टीप्लाई, राइट। उसके बाद देखा सर, इसका 2 यूनिट मिलाना है, इसका 5 यूनिट मिलाना है। 5 चौक 20 से 20 कैंसिल, इसमें 2 का, इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई किया 6, 5 का मल्टीप्लाई किया 15, 10 हो गया, ये बन जाएगा 17 और ये बन जाएगा 16। 17 और ये कितना बन गया है, 16 बन गया है। 15 2 17 हो जाएगा, 10 और 6 16 हो जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर ले हम लोग, 5 दिया 15, 5 दूना 10 हो जाएगा। ये पूछा व्हाट परसेंटेज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज प्रेजेंट इन फाइनल एस ए का परसेंटेज कितना होगा, 17 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 7 से 13, 33 इंटू 100। नन ऑफ दिस आपका आंसर आया होगा इस सवाल का, क्योंकि हमारा आंसर जो जा रहा है वो डेसिमल में जा रहा है, और डेसिमल का मतलब हमारा आंसर जो बनेगा नन ऑफ दिस बन जाएगा। यही आंसर आप लोगों का भी आया होगा यहाँ पर।
टोटल क्वांटिटी यही बन रहा है ना, कोई रेशियो में गड़बड़ तो नहीं किया हम लोगों ने 1:3, क्योंकि यहाँ पर हमारे ऑप्शन में तो आंसर अलग आ रहा है। केमिकल एक्स कंसिस्ट ऑफ केमिकल ए एंड बी, रेशियो 1:3 था, वाई कंसिस्ट रेशियो 3:2 था। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 4 बन रहा है, ये 5 बन रहा है, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर और 2 फिफ्थ बोला गया है, तो 2 का ऊपर 5 का नीचे है, 2 का मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, 5 दिया 15, 10 हो गया। बात तो सही है यार। अगर मैं कंटेनर ए की बात करता हूँ, मतलब दोनों में मिलाया, तो ए कितना बन गया, 17 बन गया, और यहाँ 16 बन गया। एक सेकेंड और चेक कर लेते हैं कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। एक और तरीका क्या होता है, बेसिक होता है सर। बेसिक में क्या करेंगे सर, बेसिक में एक काम करते हैं, हम लोग क्वांटिटी को एज्यूम कर लेते हैं। कैसी क्वांटिटी एज्यूम करते हैं सर, ये 2 और 5 का रेशियो है जी हाँ, इसमें ना हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 का मल्टीप्लाई। सर 4 का मल्टीप्लाई क्यों कर लेते हैं, क्योंकि ये 8 1 और 3 के रेशियो में ब्रेक हो जाएगा, और 20 को भी 3 और 2 के रेशियो में ब्रेक कर सकते हैं। चलो ठीक है, 8 को 1 और 3 के रेशियो में ब्रेक किया तो कितना हो जाएगा, 2 और 6, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 20। 20 को 3 और 2 के रेशियो में ब्रेक करेंगे तो 12 और 8 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर ए का वैल्यू देखता हूँ तो 12 और 2 14 हो जाएगा, और टोटल की बात की जाए तो 12 6 18 19 20 28 हो रहा है। यार आंसर 50% होगा, इस तरीके से कर लो, बट ऐसे भी आंसर तो आना चाहिए। 50% हो जाएगा, 50% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बट पॉइंट ये है कि ऐसे आंसर क्यों नहीं आ रहा, कहाँ पर गड़बड़ हो रही है। सर पहले वाला 2 यूनिट लेना है, 2 यूनिट लिया, सही है ये अप्रोच। तो 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 20 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 12 8 20 हो जाएगा। क्वांटिटी की बात करें 2 5 हो जाएगा, 2 और 6, 5 दिया 15 और 10। अरे मैं क्या कर रहा था, नहीं सही तो है, 15 में 2 ऐड करेंगे, ठीक है इसको इस तरीके से कर लेते हैं अभी तो फिलहाल हम लोग, ठीक है इतना टाइम नहीं रहेगा। 2 तरीके दोनों अप्रोच, मतलब हमारे पास क्लियर थी तो हम लोगों ने इस तरीके से बनाया। मतलब मैंने इस सवाल में क्या किया, मैंने ये बोला कि अगर ये क्वांटिटी 2 है, ये 3 है, तो 2 और 5 है, तो मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 4 का। 4 का मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि मैं यहाँ पर जो क्वांटिटी लूंगा वो 1:3 के रेशियो में ब्रेक हो जाएगी, यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो भी ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को कुछ दिख रहा है, वैसे ये अप्रोच से बनना चाहिए, बट ठीक है नहीं आ रहा अभी आंसर, छोड़ के आगे बढ़ते हैं, आंसर आ चुका है अपना, ठीक है। Next question. ABC invest together in a business where in their profit 63. A reinvests his share of profit in scheme giving 10% rate of interest compound annually after 2 years. And B reinvests his share of profit which give 20% rate of interest compound annually at the rate of 2 years. If the interest received by A and B after 2 years ये दे रखा है, then find compound interest earned by C if they reinvest his share in the same scheme as A did for 2 years. मतलब समझा सवाल में क्या बोलना चाह रहा है। सवाल में पहले तो ये बोल रहा है कि तीनों को मिलाकर टोटल प्रॉफिट हुआ 63,000। अब देखो इसमें ए का पार्ट रहेगा, बी का पार्ट रहेगा और सी का पार्ट रहेगा। अब ए ने क्या किया, 10% से पैसा दिया 2 साल के लिए, ठीक है, तो 2 साल के लिए इंटरेस्ट कितना बनेगा, 21% इसका बनेगा, और इसका 20% से 44%, यही बन रहा है। 10% 2 year and his share of profit which give 20% rate of interest compound at the end of 2 year. If the interest received by A and B आफ्टर 2 ईयर, ए एंड बी का जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है 2 साल बाद 3969 और 8316 हो रहा है, ठीक है 3969 और ये हो रहा है, ठीक है सर क्लियर हो गया है। तो ए का वैल्यू कितना बन जाएगा, 21 का वैल्यू निकालेंगे तो 3969 हो जाएगा बेटा। यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते जी गुरु जी। 44% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8316 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग 100% का वैल्यू निकाल सकते निकालना चाहते हो तो निकाल दो, वैसे मैं सोच रहा कि इसके बाद आप खुद से ही कर सकते हो। 7 से कैंसिल किया, 7 का 5 35 बचेगा 4, 7 6 42 बचेगा 4, 7 हो जाएगा। 3 से कैंसिल किया, 3 एकम 3, 3 और 2 24 बचेगा 2, 3 नाम 27, तो 1% का वैल्यू 189, तो 18,900 इसको मिल जाएगा। 18,900 इसको मिल गया, तो इसको कितना मिल रहा है, 11 चौक 11 से कैंसिल किया 7 बचेगा 6, 6 6 6 5 हो जाएगा 6 हो जाएगा। 4 से कैंसिल किया 1 यूनिट का वैल्यू 4 एकम 4, 4 और 2 32 बचेगा 3, 4 नाम को 36, ये भी 19800 हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं। 18 दिना 36 37 37 और 37,800 हो गया है। मतलब सर इसके पास कितना पैसा होगा, 63,000 में से 37,800 माइनस कर देना है, जो पैसा आएगा उसका कितना परसेंट निकाल देना है, 21 ही निकालना ना, इसकी ए वाला ही लगाना है, ठीक है सर ये लगा देना, आपका काम हो जाएगा। अगेन सवाल डुएबल था, इजी था, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट अगर बेसिक क्लियर है सवाल करने लायक था, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द एवरेज एज ऑफ 60 एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन 2000 वाज 45। 2000 में जो 45 एवरेज था 60 एम्प्लॉय का। इन 2002 15 एम्प्लॉयज विच एवरेज एज वाज 52 ईयर
लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर 4 year. 35 employees whose average age was 35 years joined the organization. What was the average age of all the employees in the year 2008? ठीक है सर, अब ये क्या बोल रहा है 2008 में टोटल कितना होगा? डुएबल है सवाल, अटैक कर दो इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। 60 एम्प्लॉय 2000 की बात करें तो 2000 में जो सम बनेगा 60 एम्प्लॉय का एवरेज कितना है 45 है, मतलब ये सम हो जाएगा। ठीक है, 2002 की बात करते हैं तो 15 एम्प्लॉय एवरेज एज वॉज 52 ईयर, मतलब 15 छोड़कर चले गए, जिनका 52 था वो चले गए, जाने दो। आफ्टर 4 year 35 एम्प्लॉय, ठीक है, which average 35 join the organization. What is the average age of all the employee in the year 2008? एक सेकेंड, 12 के बाद 4 साल बाद 6, मतलब वही रहेगा, 6 साल बाद जो रहेगा 2008 में भी वही रहेगा। मतलब आपके जीवन का मकसद क्लियर है सर। मकसद केवल इतना हो गया है कि आपके पास देखो 60 में 45 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 पंजे 30 का 0, 6 चौक 24, 25 26 27, 15 दूना 30, 15 पंजे 75, 76 77 78 हो जाएगा, और 100 में से 80 गया, 26 में से 7 गया, 1920 हो जाएगा। ये आपका चला गया छोड़कर, तो ये बचा है। अब 45 एम्प्लॉय बचे हैं, उसका एवरेज कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 45 कर देते हैं, ये हमारा एवरेज हो जाएगा। बट सर सवाल में बोला गया है, इसको भी अपन ऐसे नहीं करते हैं। इसके बाद उसने क्या बोला है वो देख लेते हैं। आफ्टर 4 year 35 एम्प्लॉय विद एवरेज 35 ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। 35 का स्क्वायर आपका सम बढ़ गया है, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना होगा सर, पहले 45 थे, फिर 35 और ऐड कर दिए, तो 4 3 साल 80 हो जाएगा। इसको 80 से डिवाइड करो, आपका नया एवरेज आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। इतना कर सकते हो। 35 का स्क्वायर कितना होगा 1225, 1920 में ऐड करो, 80 से डिवाइड करो, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल में आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पूरा करने जाएंगे तो पूरा पेपर नहीं हो पाए। ठीक है, चलो ये वाला, ये तो सबसे पहली फुर्सत में कर देना है। परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट। द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड आपको दे रखा है 20% मोर देन ब्रेथ एंड हाइट इज 20% लेस देन ब्रेथ। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है, देखो क्या बोल रहा है, लेंथ जो है ब्रेथ से 20% ज़्यादा है, मतलब 6 और 5 का रेशियो है, एंड ब्रेथ और हाइट जो है, ब्रेथ इज एंड हाइट इज 20%, सॉरी, एंड हाइट इज 20% लेंथ ब्रेथ से कम है। 20% कम होने का मतलब ये 6 होगा तो ये 5 होगा, 20% मतलब 5 से 4 होगा, सॉरी, कितना होगा 20%, हाइट इज 20% लेस देन ब्रेथ। कंबाइन रेशियो निकालेंगे लेंथ ब्रेथ और हाइट का, कितना हो जाएगा, लेंथ 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 5 एंड 4 का यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका रेशियो बन जाएगा। अब करने का क्या है अपने को सर, कुछ भी नहीं करने का, अपने को बस पानी निकालने का है। 6a इंटू 5a इंटू 4a इक्वल टू 207360 है। यहाँ से a का वैल्यू निकालो, उसके बाद जैसा सवाल बोले वो कर दो। आपसे क्या पूछा है, ब्रेथ पूछा है, मल्टीपल ऑफ 5 होगा, 5 का मल्टीपल होगा, मतलब ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे, 3 में से एक होगा। यहाँ से बस आपको a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोज गोज टू अ शॉप टू बाय अ टीवी कॉस्टिंग 41,440. The rate of sales tax is 12%. He tell the shopkeeper to reduce the price of TV to such an extent that he has to pay rupees 41,440 inclusive of sales tax. Find the percentage reduction needed in the price of TV to just satisfy his requirement. क्या बोल रहा है, मनोज बोलता है कि 41,440 रुपये का टीवी खरीदने गया है। बिक्री कर की जो दर है वो 12% है। वो दुकानदार से टीवी की कीमत में इतनी कम करने के लिए कहता है कि उसे बिक्री कर सहित 41,440 में पड़ जाए। मतलब तू समझा, क्या समझा सर? देखो टीवी का मार्क प्राइस बोल सकते हैं या कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं, 41,440 है। और अब इस पर क्या करना था आप लोगों को, मतलब ये सीपी था एक तरीके से, या एमपी भी बोल सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। दुकानदार के टर्म में एमपी हो जाएगा और जो कस्टमर है उसके लिए सीपी हो जाएगा। तो इसने बोला भाई साहब ये टीवी चाहिए मेरे को, बट इस पर जो टैक्स लग रहा है, टैक्स कितना लग रहा है 12%। वो बोलता है मैं 12% का टैक्स नहीं दूंगा। बंदा बोला ठीक है मत देना। तो 12% अगर टैक्स नहीं देगा, इसके ऊपर जो 12% का टैक्स लगना चाहिए था उतने का क्या बोल दिया उसने कि मेरे को टीवी पर डिस्काउंट दे दो उतने का। ठीक है, मतलब जो टैक्स है वो क्या कर लेगा, उतना डिस्काउंट ले लेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 41,440 का 12% निकाल देते हैं, इतने का वो क्या कर रहा है सर, डिस्काउंट मांग रहा है कि भाई साहब मैं अगर ये करता हूँ, द रेट ऑफ सेल टैक्स 12% है, तो शॉपकीपर ने बोला कि ठीक है मैं प्राइस कम कर देता हूँ, और उतना प्राइस कम कर देगा, मतलब इतना प्राइस कम कर लेगा दुकानदार। मतलब ये जो टैक्स है उसने दिया ही है एक तरीके से, टैक्स तो देना है बट उतना जो प्राइस कम होगा वो सीपी में कम होगा।
मतलब एमपी या फिर दुकानदार के सीपी में कम हो जाएगा। तो इतना प्राइस कम कर देंगे तो आपको करना क्या है, या तो 41,440 का आप 88% निकाल दो। तो इतने में बेच रहा है इतना वाला चीज, आपको ये निकालना कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है, आप निकाल सकते हो सर कितना हो जाएगा। समथिंग ये आपका बन जाएगा, परसेंटेज में निकालेंगे तो 12/100 इंटू 100 बन जाएगा। नहीं, यहाँ पर हम लोगों को क्या करने का, एक बार रुक जाइए। फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन नीडेड इन द प्राइस ऑफ टीवी टू जस्ट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए हमको टीवी कितने में बेचनी पड़ेगी। ठीक है, एक काम करें, इसको इस तरीके से करें, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी कैलकुलेशन में तकलीफ तो हो जाएगी। एक सीधी सी बात करते हैं यार, देखो ऐसा ही रखते हैं ना हम लोग, क्यों करें इतना। सर 41,440 था, ठीक है, इस पर 12% टैक्स देना था, मतलब टोटल टीवी कितने का पड़ना था, इतने का पड़ना था। टीवी इतने में जानी चाहिए थी, मतलब इतना पैसा दुकानदार को देना था। तो इतना पैसा देना था, बट उसने दिया कितना सर, उसने दिया केवल 41,440। टीवी इतने का था, उसने पैसा केवल इतना ही दिया है, मतलब इसको कैंसिल कर दो। 112 वाला माल 100 में चला जाएगा। तो डिस्काउंट कितने का हो जाएगा, 12 का किस पर निकलेगा, 112 इंटू 100 पे, ये अपना आंसर दे देगा। 4 से कैंसिल गया, 3 हो गया, 4 दूना 8, बचेगा कितना, 3 28 हो जाएगा। और 300 बट्टा या 4 से कैंसिल कर देते 25, 7 हो जाएगा, 25 या 75 बट्टा 7, मतलब 10 पॉइंट समथिंग बनेगा। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला डीआई आप लोगों के सामने है। देखो डीआई को पहले देखते हैं प्यार से। द पाई चार्ट गिवन बिलो सो द, अब देखिए डीआई में भी ना 3 डीआई, जैसे मॉक टेस्ट में आपने देखा है 3 डीआई आपको देखने को मिले, सेम एग्जाम में भी इसे ही डीआई आएंगे। अब डीआई को डिसाइड करना है हम लोगों को, बनाना है, स्किप करना है, मार्केट रिव्यू करना है। पहले देखेंगे, मतलब आपको 20-30 सेकंड तो देना पड़ेंगे। इस डीआई को देखते हैं। द पाई चार्ट गिवन बिलो शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ मेल फीमेल, ठीक है, वो विजिटेड जिम ऑन 5 डिफरेंट डे इन अ वीक, नॉट वाइज 1/4 ऑफ टोटल पाई, ठीक है, 1/4 ऑफ टोटल पाई, 1/4 ऑफ टोटल पाई मतलब वाई का वैल्यू 25 हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड द जूम ऑन 5 डिफरेंट डेज 500। अब एक बात बताओ बेटा, क्या यहाँ पर आप फ्रेमिंग कर पाएंगे, जितने भी वेरिएबल्स उसका वैल्यू निकल जाएगा। आप बोलेंगे सर कैसे निकालेंगे, वाइज 1/4 ऑफ टोटल पाई, टोटल पाई अगर परसेंटेज में 100 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर ये 25% बन गया तो क्या x का वैल्यू निकाल सकते हो, जी सर, x प्लस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2 4 6x हो गया, ठीक है, 6x ये बन गया और ये 25 बन गया, ठीक है। तो 6x इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 20 5 25, 6x प्लस 25% इक्वल टू 75 होगा। 6x का वैल्यू जो बनेगा वो बन जाएगा आपका 50/6, 50/6 आपका x का वैल्यू आ जाएगा। मतलब x अगर मिल गया तो 500 का आप परसेंटेज में डिवीजन कर दो, कर लोगे। तो आप ये बता सकते संडे में कितने, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में कितने कितने रहे होंगे, ये वैल्यू आप लोग निकाल देंगे। इसके बाद जो सवाल है, हाँ वो ऑब्वियसली थोड़ा सा सवाल कैलकुलेशन रहेगा, क्योंकि फ्रेमिंग बहुत ईजी है ना इसकी। अगर फ्रेमिंग ईजी है तो सवाल थोड़ा सा लेंदी होगा, बस रीड करोगे आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर बस फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको आता है बात बन जाएगी, ये भी आपके लिए डूएबल हो जाएगा। मतलब मेरे हिसाब से अगर आपका डीआई में थोड़ा सा हाथ तगड़ा है तो आपको डीआई को बना देना है। अगर आपको लगता है कि सर मेरे से डीआई में गलतियां होती है तो ही आप इसको मार्केट रिव्यू करेंगे, अदरवाइज ये डीआई जो था वो डूएबल था, करने वाला डीआई था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या बनेगा। अगले इसकी तरफ जाते हैं। यहाँ पर एक सेकेंड ना, यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं थी। x प्लस 20 था और ये 2x था, प्लस x प्लस 5 था, प्लस 25 था, 100 हो गया, ठीक है ठीक है। 50, x 2x 3 4, हाँ ये 6 नहीं 5 होगा ना, 2x 3x 4x 5x, ठीक है। x का वैल्यू 10 आ जाएगा बेटा, बस ये ले लेना, x का वैल्यू 10 बनेगा, काम हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये वाले सवाल करने की जरूरत तो नहीं है आपको करवाने की, ठीक है, ये तो फ्री के नंबर है अपने। 84 इंटू कितना होगा, 21 2 23 बट्टा 7 इक्वल टू 324 हो जाएगा।
माइनस एक्स इंटू रूट थ्री का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, या फिर रूट थ्री का 3x स्क्वायर लिख दो इसको, 3x स्क्वायर। रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दो काम हो जाएगा। यहाँ पर भी 784 किसका स्क्वायर रूट होता है सर? 27 का, प्लस 60, 15.5 ही रहने दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इसको 15.5 रखते हैं, 25 करेंगे, 3375 लिख दो, 15 का क्यूब होता है 15, आगे सॉल्व कर दो आपका काम हो जाएगा। इसको 15.5 ही लेना है ना, 15 मत ले लेना, क्योंकि आपके जो आंसर में से 15 में ले लिया तो तकलीफ होगी, नहीं होगी तकलीफ। क्यों नहीं होगी देखो मैं आपको बताता हूँ। 15 में 25 का मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, 15 पंजे 75 बच्चेगा 7, 15 दूना 30 और 7 30, 375 होगा। और अगर 15.5 में 25 का मल्टीप्लाई करते 125 का 25, 25 पंजे 75, 25 पंजे 125, 26 का 6, 12, 25 और 12 37, 376.5 आएगा। 375 में 376.25 आएगा, मतलब इसको अगर मैं 15 लेता हूँ तो 375 होगा, 15.5 लिया तो 376.525 होगा, मतलब 2 का ही डिफरेंस आएगा। जबकि हमारे ऑप्शन में देखोगे तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा दे रखा है। इसका मतलब सर अगर मैंने इसको 15 ले लिया तो भी मेरा काम हो जाएगा, मैंने इसको 16 भी ले लिया तब भी मेरा काम तो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपके दूर दूर दे रखे तो काम तो बन जाएगा। अगर ऑप्शन पास में होता तो थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ती है। 250, इसके बाद कितना बोला है? 280% प्लस कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर इंटू 4 माइनस 315 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1681 दिख रहा है, 41 का स्क्वायर दिखना चाहिए बेटा ये। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर दिखनी चाहिए। ये भी सवाल डुएबल है, मतलब अप्रोक्सीमेशन तो हमारे फ्री का नंबर है। अगर 5 सवाल अप्रोक्सीमेशन है, 5 नंबर तो आपके यहीं पर बन जाने चाहिए, 5 नंबर तो मिनिमम यहाँ पर बनने चाहिए। और स्टार्टिंग में 2 नंबर सीरीज है, 7 नंबर तो ये बन गए, और 3 हमारे अर्थमेटिक बन गए, 10 सवाल तो बन गए विदाउट डीआई। अभी मैंने डीआई और कैसलेट की बात ही नहीं की, आपके 10 नंबर तो बन जाएंगे। अभी पेपर आगे और इजी मिलेगा, आप जो कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी देखेंगे, डाटा सफिशिएंसी देखेंगे, आपको पेपर इजी मिलेगा। आगे जाते हैं हम लोग, देखते हैं। ठीक है, 140 का ये निकालना है, ये भी बन जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर हम लोगों को क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 दे रखा है। ठीक है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 दे रखा है, आंसर बताएंगे क्या बनेगा? चलिए, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ साइड हैविंग द साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर, हाइट 3.5 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है। ठीक है, चलो अब सवाल को यहाँ पर देखते हैं हम लोग। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड इन हैविंग द साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, साइड 4 है, मतलब 4 की पावर 3 कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाला है। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ पर पाई का वैल्यू रख दे, 4 का क्यूब करेंगे अपना कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे 64 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 22/7, रेडियस का स्क्वायर 25 होगा, और ये 3.5 हो जाएगा, 7 से 3.5 से कैंसिल करेंगे 2 हो जाएगा, 11, 25 में 11 का मल्टीप्लाई, ऑब्वियसली बड़ा होगा, क्वांटिटी 2 क्वांटिटी 1 से बड़ा होगा, फ्री का नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला ये रहा, ये वाला देखेंगे। चलो, two train 500 meter 200 meter long run the speed of 30 and 40 meter per second on parallel road in opposite direction, then the time taken to cross each other is, ये आपको निकालना है। क्वांटिटी 2 बोल रहा है, टू ट्रेन्स 900 मीटर एंड 100 मीटर लॉन्ग रन स्पीड ऑफ 110 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड ऑन द पैरेलल रोड इन द सेम डायरेक्शन, टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर इज, ये आपको दे रखा है। ठीक है, चलो निकल जाएगा, डुएबल सवाल है, देखकर बना देने का। इसमें क्या बोल रहा है ये? दो ट्रेनें 500-200 मीटर लंबी है, स्पीड दे रखा है 30-40, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो भाई 700/70। अरे ये सवाल देखकर उछल जाना चाहिए यार,
टू ट्रेन 900 100 मीटर लॉन्ग रन एट द स्पीड ऑफ 110 एंड 10 मीटर ऑन पैरेलल रोड इन द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन अगर सेम है तो डिस्टेंस तो 1000 हो जाएगा, और 110 डायरेक्शन सेम है ना, स्पीड माइनस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी 10 बन रहा है, क्या बात कर रहे हो, दोनों बराबर हो गया है भाई भाई। ठीक है, देन द टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर इज 10 ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, दोनों ही भाई भाई निकल गए। चलिए, ये तो डुएबल है, मतलब ये तो फ्री का नंबर है। इवन मैं तो कहूँगा ये सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से भी ईजी है, अगर आपको स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस अच्छे से आता है तो। अगेन ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये तो बना लेंगे आप लोग। ठीक है, इतना तो गणित आता है, प्रीलिम्स क्लियर किया है, तो ये वाला पार्ट तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। x+3 इज द फैक्टर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बोला गया है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू क्या बनेगा, और ये बोला गया रूट के 2, देन द वैल्यू ऑफ k क्या बनेगा। बेटा ये रूट दे रखा है, फिर रूट दे रखा है, k दे रखा है, इक्वल टू 2 होगा। एक बार अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये हट जाएगा, स्क्वायर किया 4 बन गया, फिर इसको स्क्वायर कर दिया, k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। k का वैल्यू कितना बन जाएगा, 16 हो जाएगा। सेकंड तो सीधा था, इफ x+3 इज द फैक्टर ऑफ द इक्वेशन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। बेटा अगर इस इक्वेशन का फैक्टर ये है, मतलब x+3 को आप 0 के इक्वल कर देंगे, तो x का वैल्यू जो बनेगा वो -3 हो जाएगा। x का वैल्यू -3 हो जाएगा, तो ये हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, अपने को k का वैल्यू मिल जाएगा। -3 का पावर करोगे -27 प्लस 3 तिया 9 दूना 18 हो जाएगा, और माइनस के x का वैल्यू तो -3 रख दिया ना सर, हाँ जी, तो +3k हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0। 27 में से 18 गया, -9 -6 कितना होगा, -15, मतलब k का वैल्यू 5 होगा। क्वांटिटी 1 में k 5 है, 2 में 16 है, क्वांटिटी 2 क्वांटिटी 1 से बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल, बी इस सवाल का सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप लोग अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमारा जो है वो लाइन ग्राफ का है। ठीक है, ये तो बना लेंगे आप लोग, इसमें दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट एक बार देख लेते हैं, कुछ कैलकुलेशन ज़्यादा तो नहीं है। द लाइन ग्राफ शो द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन 5 डिफरेंट कंपनी इन द ईयर 20 और 22, 20 और 23 का डाटा दे रखा है। अच्छा, डाटा भी गिवन है, मतलब देखो कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को डाटा थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ता है ना, क्या डाटा होगा, बट इस बार तो नंबर्स में दे रखा है। अब देखो एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपको ये नंबर्स पूरा एग्जैक्ट लिख कर दे, कई बार ऐसे बस डॉट लगा के दे देगा, तो आपको थोड़ा सा काउंट करके वैल्यू निकालना पड़ता है। वैल्यू निकालते वक्त थोड़ा सा केयरफुली रहना होता है। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल बन जाएंगे। हाँ सर, डाटा लिखा हुआ तो सवाल में दिक्कत तो नहीं होगी, डीआई डुएबल हो जाएगा बेटा। अब देखो इस डीआई में ना एक सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, 100% एक सवाल ऐसा होगा जो थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा। अगर आप स्किप भी कर देते तो बढ़िया है, 5 में से एक आधा सवाल अगर छूट भी जाता है, 4 बन जाते तो भी हमारा काम हो जाता है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट ये रहा आपके पास अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, ये देखकर बताएंगे कंप्लीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। A man borrow money from private organization at 5% simple interest per annum. ठीक है, he lent 50% of money to another person 10% compound interest per annum, and thereby the man made a profit of 3205 in 4 years. The man borrow how many rupees? ठीक है, चलिए देखो एक सीधी सिंपल सी बात है इस सवाल में। ठीक है, इसने आदमी ने क्या किया, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से 100% सपोज पैसा लिया है, और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया, 5% पर एनम से। कितने टाइम के लिए लिया, 4 साल के लिया, तो 4 साल में 20% इसको पेमेंट करना होगा, किसका, 100 का 20% पेमेंट करना होगा। अब इसने क्या किया, ही लेंड 50% ऑफ इस मनी टू अदर पर्सन, इसने 50% पैसा निकाला और दूसरे आदमी को दे दिया एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया। ठीक है सर, इसकी बात तो क्लियर है। देन द मेन मेड अ प्रॉफिट ऑफ, भैया 50% पैसा दिया इसने, फिर भी 4 साल में इसने प्रॉफिट बना लिया,
मार्केट रिव्यू कर सकते हैं सवाल को, या अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा। जैसे 10% से 4 साल का अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो 2 साल का 21% और 2 साल का 21%। इसमें इक्विवेलेंट परसेंटेज आपको चिपकाना रहेगा, ये चिपका दो, और ये हो जाएगा 42 और 441 मतलब 4.41, टोटल कितना आ जाएगा 46.41। 46.41 का इसको इंटरेस्ट मिलेगा, 46.41 का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है जी सर। आपको क्या करना है सर, 50 मतलब इसका भी आधा कर देना है। इसका आधा क्यों कर देना, 50 का इतना परसेंट मतलब हाफ कर दो इसका, तो 23.20 और कितना हो जाएगा, 41 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 0.5 हो जाएगा। तो सर अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ, जो प्रॉफिट होगा वो कितना बन जाएगा, 3.205, जिसका वैल्यू 3205 दे रखा है। यहाँ से आपका काम हो जाएगा, यहाँ से आपका काम पूरी तरीके से कंप्लीटली बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल टाइम एंड वर्क का है। यार ये सवाल को बनाओ, एक सेकंड मैं जब तक ब्रेक लेता हूँ। जितने बच्चों ने बनाया है वो अपना आंसर बताएंगे, जिन्होंने नहीं बनाया क्या बोल रहा है सवाल, P कैन कंप्लीट 37.5% ऑफ वर्क इन 9 days, Q कैन डू 32.5% ऑफ सेम वर्क इन 6 1/2 days, while R कैन डू 33.33% ऑफ द same work in 5 days. Efficiency of S is 25% more than that of R. If S and R started to work together and after X days R left the work and P joined S, if the remaining work done by P and S together is X 3 days, then find the value of X का वैल्यू बताना है। P के बारे में जानते हैं, Q के बारे में हम जानते हैं, R के बारे में जानते हैं। एफिशिएंसी ऑफ S जो है 25% मोर है R से, एंड S एंड R स्टार्ट टू वर्क टुगेदर एंड आफ्टर X डेज R लेफ्ट द वर्क एंड P जॉइन S। ठीक है, मार्केट रिव्यू कर देना बेटर है क्या इसके लिए। इफ द रिमेनिंग वर्क डन बाय P एंड S टुगेदर इन X -3 डेज, ये -3 कॉमन इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो सर यहाँ पर हम लोग चलो बना के देखते हैं। जो P का जो बोला गया 37.5 मतलब 3/8 काम कर रहा है 9 दिनों में। तो यहाँ पर अगर हम देखें 3 से कैंसिल किया, 8 या 24, P किसी काम को 24 दिनों में खत्म कर देगा, 24 डेज में कंप्लीट कर देगा। Q कैन डू 32.5% ऑफ सेम वर्क इन, ठीक है, Q जो है 32.5% काम करेगा 6 1/2 मतलब कितना हो जाएगा 13/2 दिनों में। मतलब Q का अगर हम पूरे नंबर ऑफ डेज निकाले तो निकाल सकते हैं, चलो ठीक है वो निकल जाएगा, उसमें दिक्कत तो नहीं है। 13 से कैंसिल करेंगे, 13 दूना 26, ठीक है 13 से कैंसिल ही कर लेते, 13 दूना 26 बचेगा कितना 6, 13 पंजे 65, 2.5 मतलब 5% काम एक दिन में होगा। 5% काम एक दिन में, 20 का मल्टीप्लाई किया, 100% काम 20 दिनों में हो जाएगा, 20 डेज में बन जाएगा। Q का भी पता चल गया, P का भी पता चल गया। R कैन डू, R 33.3 5 दिनों में करता है, पूरा काम 15 दिनों में करेगा, ये क्लियर है। एफिशिएंसी ऑफ S इज 25% मोर देन दैट R। देखो S का एफिशिएंसी R से 25% मोर है, मतलब 4 और 5 का रेशियो है। एफिशिएंसी का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 और 4 का हो जाएगा। जी सर 5 और 4 का हो जाएगा। यहाँ पर R और S की बात करता हूँ, तो R अगर 15 दिन में काम करता है तो यहाँ भी अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 दिन लगेंगे किसको काम करने में, S को। S कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। सर एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, हाँ जी बताओ सर, मेरे पास PQRS का टाइम पता चल गया है, तो सर अगर हम लोग LCM लेंगे तो चारों का एफिशिएंसी पता चल जाएगा। जी हाँ ठीक है, चारों का एफिशिएंसी अगर पता चल गया वो निकाल लोगे बेटा, बहुत सिंपल सी है। P का वैल्यू 24 है, Q का वैल्यू 20 है, R का वैल्यू 15 है, S का वैल्यू 12 है। यहाँ पर LCM ले लो, LCM आपका 120 आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगा। अब आगे ये बोल रहा है S और R काम करेंगे, R और S का एफिशिएंसी सपोज R प्लस S ले लेते हैं,
एंड आफ्टर एक्स डेज के बाद कौन चला गया, ध्यान से देखना, आर लेफ्ट द वर्क एंड पी ज्वाइन एस। आर ने काम छोड़ दिया, अब पी ने एस को ज्वाइन कर लिया, पी ज्वाइन एस, पी ने एस को ज्वाइन कर लिया। एट द रिमेनिंग वर्क डन बाय पी एन एस टुगेदर एक्स माइनस 3 डेज इक्वल टू टोटल वर्क यहाँ से मिल ही जाएगा आपको, एलसीएम लिया वही आपका टोटल वर्क है। आर एस का एफिशिएंसी मिल जाएगा, पी एस का एफिशिएंसी मिल जाएगा, बेटा एक्स का वैल्यू निकाल सकते। अगेन डुएबल सवाल था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5:1 एंड टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू गो 1.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 2 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज 15 मिनट। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू गो 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ये आपको निकालना है। निकल जाएगा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट बोले तो 5:1 का रेशियो हो जाएगा, 5 और 1 का रेशियो हो जाएगा, जी सर। एंड टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 1.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 1.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है, 2 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है, 15 मिनट मतलब 15/7 कर देते हैं, 15/60 कर देते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू गो 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम, बोट को अगर 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है तो कितना टाइम लगेगा। सर एक बात बोलूँ, हाँ जी बोल सर, ये बनेगा अगर हम लोग ए ले लेंगे तो 1.5 डिवाइड बाय 6a हो जाएगा और ये 4a हो जाएगा इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। सर क्या यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं, निकलेगा वो तो, और a का वैल्यू मिल गया सर। तो अब हमको जाना है 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाना है क्या, अप स्ट्रीम में जाना है, तो 4a करो, ये आपका आंसर हो जाएगा। 18/4a आपका आंसर बन जाएगा। अगेन डुएबल सवाल है अर्थमेटिक के, बेटा ऐसा है कि देखिए आप लोग देख रहे होंगे मेरे को, सर आपके लिए तो कोई भी सवाल ऐसा नहीं कि जो स्किप करना है, क्योंकि अर्थमेटिक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपके भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग अर्थमेटिक तो बना ही देंगे। 15 से 17 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के हो सकते हैं, बट अपने पूरा टारगेट नहीं रखते हैं। 15 में से टारगेट ये रखना कि सर हम 2-3 क्वेश्चन को स्किप करेंगे, मतलब आता है ना बट दिख रहा है कि सर कैलकुलेशन है, उस सवाल को स्किप कर दो, उस पर अपना टाइम ज़्यादा नहीं देने का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर 63, द HCF इज 33, 1/3% ऑफ स्मॉलर नंबर एंड द स्मॉलर नंबर इज 10% ऑफ देयर LCM, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्मॉलर नंबर टू बिगर नंबर। अरे भाई साहब, दो नंबर का डिफरेंस दे रखा है, इसको तो एक हाथ से कर देना। HCF इज 33.33% ऑफ स्मॉलर नंबर, HCF कितना हो जाएगा सर, स्मॉलर नंबर अपन ने B ले लिया है तो 1/3 ऑफ B हो जाएगा, ठीक है। एंड द स्मॉलर नंबर इज 10% ऑफ देयर LCM, क्या बात कर रहे हो, 10% ऑफ देयर LCM, 10% मतलब LCM का 1/10 इक्वल टू B बन जाएगा। चलो सर ये भी ठीक है। अब क्या बोलना चाहते हो सर, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, हाँ बोलना क्या बोलना चाह रहा है, HCF जो होगा वो B/3 होगा जी सर, LCM जो होगा वो हो जाएगा 10B हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन पता है कितना होगा, B/3 इंटू 10B इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ नंबर। दोनों नंबर कितने हो जाएंगे सर, अगर पहला नंबर बड़ा नंबर A है तो, या फिर हम लोग बोल देंगे बड़ा नंबर जो बनेगा 63 प्लस B होगा, छोटा नंबर B होगा, ये आपकी इक्वेशन बन गई। सर इसको लगा डाला तो B का वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा ये समझ में आया कैसे हुआ, देखो दो नंबर का LCM और HCF का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। सपोज A इंटू B है तो ये रख दिया, अब मैंने A का वैल्यू यहाँ पर क्या रख दिया, B+63 रख दिया, A का वैल्यू B+63 रख दिया और ये B रख दिया, अपना काम बन गया, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गया है सभी को, जी गुरुजी आ गया होगा, अरे आना चाहिए। टाइम टेकन टू फिल द टैंक रेशियो दे रखा है, फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इफ ऑल द पाइप्स ओपन टुगेदर, इफ पाइप क्यू फिल द टैंक 7 मिनट लेस देन आर। अच्छा जी, एक बात बोले, जी सर बोलिए, क्यू फिल द टैंक 7 मिनट लेस देन आर, क्यू को आर से, पहले तो एफिशिएंसी की बात करते हैं, क्यू और आर का एफिशिएंसी 3 और 5 है, टाइम का रेशियो 5 और 3 का है, दोनों का डिफरेंस 2 यूनिट, 2 यूनिट का वैल्यू 7 मिनट हो गया, जी सर। अगर 2 यूनिट का वैल्यू 7 मिनट हो रहा है, अच्छा टाइम का रेशियो क्यों 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 इसको उल्टा कर देंगे, बट उल्टा भी करेंगे तो बात तो वही है, ठीक है। 3 और 5 टाइम का रेशियो था, मैंने एफिशिएंसी कंसीडर कर लिया, फिर भी बात तो वही बनेगी। अगर ये टाइम का रेशियो दे रहा है, रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय PQR इज 235, तो इसकी एफिशिएंसी का रेशियो लिखते हैं, बट ठीक है ना, टाइम का ही रेशियो लिखते हैं हम लोग। टाइम का क्यू और आर का 3 और 5 का, टाइम का डिफरेंस 2 यूनिट है, 2 यूनिट का वैल्यू 7 मिनट दे रखा है,
2 का वैल्यू 7 दे रखा है, तो आर को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। 2 का वैल्यू 7 है तो 5 का वैल्यू कितना बनेगा, 5 यूनिट का वैल्यू 35/2। 35/2 का मतलब हो जाएगा 17.5 मिनट। इसको टाइम लगेगा, किसको, आर को। आपसे क्या पूछा गया है सर, हमसे पूछा है फाइंड द टाइम फिल द टैंक इफ ऑल द पाइप्स ओपन टुगेदर। एक काम करते हैं सर, इनका एफिशिएंसी निकाल ही देते हैं, 1/2 1/3 1/5 करके। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे, 30 से 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा आर अगर 17.5 मिनट का टाइम ले रहा है और आर का एफिशिएंसी 6 का है, मतलब ये टोटल काम है, ये टोटल काम तीनों मिलकर करेंगे, 15 10 25 और 6 31, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सर आंसर जो बनेगा, हाँ डेसिबल में आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। 17 से कितना होता है, 102 105 हो जाएगा बट्टा 31 हो जाएगा। 31 से करेंगे तो बात 4 बार जाएगी ना, 4 बार ही जाएगा, 4 तिया 12, और ये 4 बार भी ज़्यादा हो जाएगा सर, 3 ही बार करना पड़ेगा, 93 हो जाएगा, 3/3 12/31 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। डबल चार्ट तो आना ही है, डबल चार्ट की फ्रेमिंग इंपॉर्टेंट होती है, और ये सवाल को अगर देखा जाए तो बार ग्राफ शो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डिफरेंट स्ट्रीम एंड द लाइन ग्राफ सो द परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देयर रिस्पेक्टिव स्ट्रीम, ये दे रखा है, ठीक है। सबसे इजी है, मतलब अब तक जितने भी डीआई हमने देखा है उसमें सबसे इजी डीआई है। एग्जाम में भी ऐसा होता है कि आपको इजी डीआई लास्ट में देखने को मिलता है, इसलिए स्टार्टिंग में कोई सवाल आपको दिखता है और आपको लगता भी कि बन जाएगा, बट थोड़ा कैलकुलेटिव लगता है ना, तो मेरे हिसाब से उस सवाल को आप स्किप करके मार्केस रिव्यू करके आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है पेपर में आपको इजी पार्ट देखने को मिले, जैसे कि ये डीआई सारा बच्चा हर बच्चा कर सकता है, क्योंकि ये प्रीलिम्स लेवल का डीआई दिख रहा है। बस डाटा को एक बार फ्रेम कर देना, प्रीलिम्स लेवल का आपका डीआई बन जाएगा। ये स्कोरिंग पार्ट होता है, ये बताने की जरूरत नहीं, आप इसका आंसर देखेंगे डाटा सफिशिएंसी का, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। डाटा सफिशिएंसी तो आप लोग सॉल्यूशन देखेंगे आपको मिल जाएगा, ये सवाल थे वैसे डाटा सफिशिएंसी के, सारे क्वेश्चन एकदम आसान होते हैं, बस ध्यान रखना गलती ना हो, ठीक है, कोई गलती आप लोगों को इसमें नहीं करनी है, बाकी ये तो आप बना लेंगे, ठीक है। ये अपन अर्थमेटिक की बात करें तो यहाँ पर देखो लास्ट में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा, ये सवाल तो ईजी है, ये बन जाएगा, ये वाले सवाल को आप बना सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये वाला डीआई है जो अर्थमेटिक बेस्ड है। अब देखो यहाँ पर मिसिंग डीआई दिया है, अब यहाँ पर आप लोगों को जैसे पहले वाले पार्ट की बात करते हैं, पी का वैल्यू दे रखा है, इसमें 20% प्रॉफिट है और सेलिंग प्राइस 1200 दे रखा है। सेलिंग प्राइस 1200 है, मतलब 6 का वैल्यू 1200 होगा, 5 का वैल्यू कितना होगा 10,000, कॉस्ट प्राइस आपको पता चल जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, 10,000 ये हो जाएगा और ये आपका 12,000 हो जाएगा। प्रॉफिट 20% हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज हम नहीं बता सकते क्योंकि हमको अभी मार्क प्राइस के बारे में नहीं पता, मतलब आप जितना मिसिंग टर्म कैलकुलेट कर सकते हो वो आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, आपका काम यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये वाला काम तो कर लेंगे आप लोग, तो ये वाले सवाल भी बन जाएंगे, मतलब आपको देखो पहला काम तो ये करना है, जितना वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं केवल उतना निकालो और पुट कर दो। जैसे यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं क्या, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, डिस्काउंट नहीं निकाल सकते हैं, मतलब सर मार्क प्राइस की जरूरत तो पड़ेगी, तो मार्क प्राइस के बारे में कुछ डाटा में दिया है सर, कुछ भी नहीं दिया है, मतलब यहाँ पर जो सवाल आपका बनने वाला है वो एक एक सवाल में जो डाटा दे रखेगा उसी से बनेगा। जैसे देखो पहला सवाल देखते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर मार्कअप देखो दिया है, मार्कअप वॉज 30% दे रखा है पी का, मतलब सीपी को 30% बनाएंगे बढ़ाएंगे तो मार्क प्राइस मिलेगा, उसके बाद फिर सवाल बना सकते हैं। वैसे ये सवाल भी ईजी दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको आता है तो ये सवाल भी आपके लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हम लोगों ने पूरा पेपर देखा है, पेपर का लेवल अगर देखा जाए तो यही लेवल रहने वाला है आपके मेंस का, ठीक है। हो सकता है कुछ सवाल और भी इजी देखने को मिल जाए, तो हमारा काम केवल और केवल इतना है, जो इजी है वो पहले करना है, जो मॉडरेट है वो बाद में करना, और जो डिफिकल्ट है उसको तो स्किप भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास 45 मिनट है और 45 मिनट में अगर आपने 30 सवाल भी बना दिए आपका स्कोर बहुत अच्छा चला जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो बच्चे कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, एक बार पूरा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, वो बैंक महापेक में एनरोल कर सकते हैं। 1 ईयर का जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो 2,999 में मिल जाएगा, 2 ईयर का 3,999 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसके साथ ये सारे बैचेस है जो आप लोगों को बैंक महापेक में लेटेस्ट बैचेस मिल जाते हैं, अदरवाइज बैंक महापेक में तो आप लोगों को 100 से भी ज़्यादा बैचेस मिल जाते हैं, ठीक है। इसके साथ अगर आप बुक सेट लेना चाहते हैं तो द्रोणा बुक सेट से पढ़कर आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं,
ठीक है, चलिए आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। और जितने बच्चों ने ये मॉक टेस्ट लगाया था यार, आप लोग अपना स्कोर जरूर बताना, आपने कितना स्कोर अचीव किया है, और इस सेशन के बाद आपको कितना लग रहा है, कितना हो जाना चाहिए, ये भी आप लोगों को बताना है। मेरे हिसाब से केवल एक कैसलेट जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में छोड़ा था ना, वही थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है। बाकी डीआई की बात करें, डीआई में हर एक क्वेश्चन डुएबल था। अर्थमेटिक में भी सारे क्वेश्चन डुएबल थे। मतलब यार कोई सवाल ऐसा था ही नहीं जो आपको छोड़ना है, बस वो जो डिफिकल्ट वाला पार्ट था ना, वो आप लोगों को लास्ट के लिए छोड़ देना है, बाकी पूरा पेपर डुएबल था। मिलते हैं बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।